हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का तीसरा भाग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। कल हल्दी और मेहंदी की रस्म की सारी तैयारी करने के बाद निर्मला जी कमरे में आई, जहाँ नीति अपनी मामी और उनकी बेटी के साथ बातें कर रही थी कि कल कैसा ड्रेस पहनेंगे और संगीत में किस गाने पर डांस करेंगे। निर्मला जी ने नीति की बात करते देखा तो कहा, अरे तुम अदिति के कमरे में सो जाओ, वो अकेली होगी। और प्रिया तुम भी चले जाओ बेटा, आज उसी के कमरे में सो जाओ। हाँ बुआ, बस थोड़ी देर बात करके हम जा रहे हैं। अरे नहीं, जल्दी जाओ, तुम्हें भाभी से कुछ जरूरी बातें करनी है कल की रस्म और शादी की तैयारी को लेकर। तो हमारे सामने ही बात कर लीजिए ना, क्या हो जाएगा, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अरे लड़कियों, लेकिन तुम लोग अपनी नींद क्यों खराब कर रही हो? अरे नींद पूरी हुई होगी, मूड फ्रेश रहेगा, तब तो कल धमाल मचाएगी ना। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है हम जा रहे हैं। वैसे मम्मी, अब तो परसों शादी भी हो जाएगी भैया की, फिर क्या भैया और अदिति मतलब भाभी अपने घर कानपुर चलेंगे या दिल्ली जाएंगे? तुम पिछले 1 महीने से रोज यही सवाल पूछती हो, क्यों? अरे अपने घर में रहेगी। नहीं माँ, हम तो कानपुर ही जाएंगे, मुझे देखना उसके चाचा चाची का मुंह कैसा बनता है, और ये भी देखना उनकी बेइज्जती कैसे करते हैं वो दिल्ली वाले, शादी के बदले जो पैसा लेकर बैठे हैं, बोलकर नीति खिलखिलाकर हंसने लगी। वहीं निर्मला जी के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल अदिति के कमरे में जाओ, वो अकेली है। वो हंसते हुए अदिति के कमरे में गई और प्रिया अदिति के पास न सोकर अपने कमरे में गई। वो गई तब तक अदिति सो चुकी थी, तो वो बगल में बैठते हुए कुछ देर उसे गौर से देखती रही, फिर जोर से हंस पड़ी, लेकिन अदिति कुछ नहीं बोली। ए नौटंकी, तू जगी हुई है, सोने की एक्टिंग मत कर, चल उठ। अदिति फिर भी नहीं उठी तो वो गुदगुदी लगाने लगी। जब अदिति खिलखिलाकर हंस पड़ी, सोने देना, क्यों परेशान कर रही है? ए, मुझे पता था तुझे भी नींद नहीं आ रही होगी, तुम्हारे दिलो दिमाग में मेरे भाई का जो कब्जा होगा, उनके ख्याल होंगे, वो तुम्हें थोड़े ना सोने देंगे, फिर ये सोने की नौटंकी क्यों कर रही थी? सुनकर अदिति तकिया लेकर उसे मारने लगी। कितना बोलती है, कितना ज्यादा, मुंह बंद रख वरना सच्ची में पिट जाएगी। अच्छा, मैंने जगाया तो पिट जाएगी, अगर वही नींव भाई होती तो खुश होकर चिपक जाती। अदिति दांतों तले जीभ काट कर हंसने लगी। बड़ी बेशरम लड़की है तू, कैसी बातें कर रही है? क्या गलत बोल रही हूँ? उठो चलो हम बात करते हैं, कल के बाद तो तुम मेरी भाभी बन जाओगी, फिर पता नहीं मेरे साथ तुम्हारा बिहेव कैसा रहे, ननंद भाभी बनते ही कहीं हमारे बीच। अरे तू इतना क्यों सोच रही है? हम ननंद भाभी दूसरों के लिए रहेंगे, वास्तव में तो हम बेस्ट फ्रेंड हैं और रहेंगे। बात तो बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे बता, भाई से डिस्कस किया शादी के बाद हनीमून के लिए कहाँ जाएगी? ये चुप कर, हमने ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया, हमारी बात भी कुछ ज्यादा हुई है। ठीक है, मैं तेरी हेल्प कर दूंगी, शादी के जस्ट बाद मैं हनीमून का टिकट निकाल कर दूंगी कश्मीर के हरी भरी बर्फीली वादियों की। अदिति सिर हिलाकर हंसने लगी। अच्छा, भाई से बात करनी है, वो जस्ट तुम्हारे कमरे के ऊपर वाले कमरे में सो रहे हैं, तो जो चुपके से मिलकर आजा, कुछ प्यार भरी बातें कर ले, वरना अब तो सीधे परसों ही मिलना होगा। अरे नहीं नहीं, क्या मुझे नहीं मिलना है? ठीक है चल, मुझे कुछ करने दे, बोलकर उसने मोबाइल निकाल लिया। अरे हम दोनों बातें कर रहे थे, फिर तुम क्यों फोन देखने लगी? अरे नहीं, मैं कुछ देख रही हूँ, सर्च कर रही हूँ। क्या? एक ही फर्स्ट नाइट पर बेडरूम कैसे सजाए? मैं चाहती हूँ मेरे भैया भाभी का फर्स्ट नाइट बहुत यादगार हो। अभी उटपटांग बातें बोलना बंद नहीं किया तो देखना, सच में मार मार के कमरे से बाहर भगा दूंगी। अरे सीधे सीधे बोलना, मुझे कमरे से भगाकर भाई को बुलाएगी? देख, अगर ऐसा है तो मैं चुपचाप यहाँ से चली जाती हूँ, मम्मी पापा के साथ जाकर सो जाती हूँ, या नहीं तो प्रिया के कमरे में। मुंह बंद रख रहा है यह तू अपना? अच्छा ठीक है, मुंह बंद कर लेंगे, पर एक बात बता, शादी के बाद मेरे भाई को कैसे बुलाएगी? ए जी, ओ जी या नील जी? चुप कर, मैं उन्हें नाम लेकर नहीं बुलाऊंगी, पति का नाम लेकर नहीं बुलाते। पर क्यों? क्यों, क्या तूने सुना नहीं, इससे पति की उम्र कम होती है। नीति ने जोर से टपली मारा। चुप कर, तू भी दकियानुशी बातें करती है, जो भी है, पर मैं नाम लेकर नहीं बुलाऊंगी। कुछ इसी तरह बातचीत करते हुए काफी रात हो गई। ए चल, अब हम दोनों सो जाते, कल से रस्में शुरू हो जाएगी तो जल्दी उठना है, घर में काम भी बहुत है। फिर दोनों करवटें बदलकर सो गए, पर नींद दोनों में से किसी को नहीं आई। अदिति जहां नीव के साथ अपने आने वाले भविष्य को लेकर रोमांचित हो रही थी, खुश हो रही थी, मन ही मन भगवान को, अपनी सहेली नीति, निर्मला जी, रमेश बाबू और नीव जी को धन्यवाद कर रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि यह अब मेरा परिवार है,
तो इसे सही सलामत रखना। वहीं नीति बेहद खुश हो रही थी। बचपन की सबसे अच्छी दोस्त जिसके साथ वो गुड्डी-गुडियों को लेकर घर-घर खेलती थी, अब वो भाभी बनने जा रही है, घर की ख़ास मेंबर बनने जा रही है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? लेकिन हाँ, इसको भाभी बनाने के लिए उसने बहुत मेहनत किया। कन्विंस किया, अपने माँ-बाप को बहुत मनाया। हाँ, पर इसमें सिर्फ़ उसका नहीं, नीरू भैया का भी हाथ है। अगर वो ना कहते कि मैं अदिति से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, तो शायद ये संभव ही नहीं होता। मन ही मन सोचते हुए 1 महीने पहले के ख़्याल में चली जाती है। जब सुबह हो जाती है, अदिति जाने लगती है, तब नीति अदिति को रोक लेने के लिए अपने माँ-बाप को खूब मनाने लगती है, लेकिन वो नहीं मानती है। तब वो भागकर भाई के पास आती है, बोलती है, "भाई, मैं जानती हूँ अदिति को आप पसंद करते हैं। कहीं न कहीं मन में उसके लिए प्यार भी है, तो प्लीज़ आप उसे बचा लीजिए। वो कहाँ जाएगी? वो बाहर निकले तो शायद ही सुरक्षित रह पाएगी या आपको मिल पाएगी। भाई, वो आपका पहला प्यार है, तो आप उसके लिए कुछ कीजिए।" नीव ने कहा, मैं तो करना चाहता हूँ, लेकिन फिर मम्मी-पापा नहीं मानेंगे और परिवार में इस बात को लेकर हंगामा हो जाएगा और फिलहाल मैं कोई निर्णय भी नहीं ले सकता क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। पापा पर हर चीज़ के लिए डिपेंड हूँ। स्टूडेंट तो क्या हो गया भाई, आजकल ना आपका तो नौकरी लगेगी ही, गवर्नमेंट जॉब ना सही प्राइवेट जॉब तो कर ही लेंगे। फिर अदिति भी तो पढ़ी लिखी है, नर्स की ट्रेनिंग ली हुई है, उसे भी आसानी से जॉब मिल जाएगी। तो आप इस सब की चिंता मत करो, बस अपना मुँह खोलो भाई, मम्मी-पापा को मना लो। अरे किसी की खातिर नहीं तो मेरी खातिर, मेरी बेस्ट फ्रेंड की खातिर, प्लीज़ भाई प्लीज़। नीव को समझ नहीं पा रहा था मम्मी-पापा को कैसे कहे, कैसे मनाए। भाई, जब आप कहेंगी मैं उससे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, तो शायद मम्मी-पापा मान जाएँगे। हाँ, शायद थोड़ा बहुत नाराज़ होंगे, आपके एक आध थप्पड़ लग जाए, पर मुझे यकीन है आपकी बात नहीं टालेंगे। तो प्लीज़ आप अपने पहले प्यार को, मेरी सहेली को बचा लीजिए, उसे जाने से रोक लीजिए। तब नीव ने मम्मी-पापा के सामने कह दिया, पापा उसे जाने से रोक लीजिए, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। सुनकर तो पहले उसके मम्मी-पापा शॉक्ड रह गए, बेहद नाराज़ हुए, लेकिन जब उसने कई बार कहा तब मान गए। वो चुपचाप उसी दिन मम्मी अदिति को लेकर अपने मायके लखनऊ आ गई। फिर यहाँ रह गई तो उसके चाचा-चाची का पता चलेगा, बेवजह बवाल होगा। इसीलिए मैं अपने मायके से उसकी शादी करूँगी। एक बार शादी हो गई तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सब याद आते ही खुशी से मन भर आया। माँ-बाप के प्रति बेहद प्यार और इज़्ज़त उमड़ पड़ी। वो अचानक उठकर बैठी, जाती हूँ, जाकर एक बार फिर माँ को थैंक यू बोलकर आती हूँ। उस प्रिया की बच्ची को घसीट कर लाती हूँ। मम्मी से उसे भी कहा है आज इधर ही सोने के लिए, पर फिर भी अकेले कमरे में गई है सोने के लिए। जानती हूँ अपने बॉयफ्रेंड से चीट करना रहेगा, इसीलिए वो उठने लगी, लेकिन एक बार अदिति की तरफ देखा जो आंखें बंद कर सो रही थी। बस एक रात और मेरे साथ सो जा, फिर तो मेरे साथ सोना तेरा सपना ही हो जाएगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेरा भाई जो तेरा अपना हो जाएगा। अदिति सुनकर हंसने लगी और पीछे से एक लात मारी। चल निकल यहाँ से, ना खुद सोती है ना मुझे सोने देती है, मुझे मार रही है। अगर नीरू भाई चाहेंगे तब तो हंस कर जागेगी। वो फिर मारने के लिए उठी तो नीति तुरंत बेड से उतर गई। अभी आती हूँ, उस प्रिया की बच्ची को बुलाकर, तू भी उठ, आज हम सोएंगे नहीं, आज रात हम तीनों बैठकर बातें करेंगे। कल के रस्म हम तीनों जिस गाने पर डांस करेंगे उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अच्छा बता, भाई के साथ सबसे पहले तो किसी गाने पर डांस करेगी? वो सीक्रेट है, तुझे नहीं बताऊंगी अभी। अच्छा, मैंने भी चूज कर लिया है तेरे लिए गाना। कौन सा? गोरी कब से हुई जवान बनना, ले जा अपने साथ। नहीं, मैं इस गाने पर नहीं, कोई अच्छे से क्लासिकल सॉन्ग पर करूंगी। ठीक है, जिस गाने पर डांस करना हो करना, पर अभी मैं तुरंत प्रिया को बुलाकर लाती हूँ, बोलकर वो कमरे से निकल गई। लेकिन प्रिया के कमरे में जाने से पहले वो माँ के पास जाने लगी, एक बार फिर थैंक यू बोलने। वो दरवाजे के पास खड़ी हुई अभी नॉक करने लगी कि माँ, मामी की आवाज़ कानों में पड़ी। वो दोनों बहुत धीरे-धीरे बात कर रही थी, लेकिन गहरी रात हो चुकी थी। बाहर का माहौल बिल्कुल शांत था, तो उनकी बातें साफ-साफ सुनाई दे रही थी। पहले तो दरवाज़ा पीटने लगी कि इतनी रात गई, क्या बातें चल रही है, लेकिन जब अदिति के बारे में बात करने सुना तो उसके कान खड़े हो गए। वो दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगी। भाभी याद रहे, इस बात की भनक नीव, नीति, अदिति या प्रिया, इन चारों में से किसी को नहीं लगे, वरना सारे प्लान और किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नीति अपनी माँ और मामी की बात सुनकर शॉक्ड रह गई। पैरों तले जमीन खिसक गई, हाथ पैर कांपने लगे, ठंडे पड़ने लगे। वो उल्टे पांव कमरे में आई, अदिति को झकझोर कर जगाई। अब तक वो गहरी नींद में सो गई थी तो जल्दी उठी नहीं। तब उसने उसका बाल पकड़कर जोर से खींचा। उसकी आंख तो खुल गई, लेकिन अलसाई आवाज में कहा, अरे क्या हुआ, क्यों जाग
जगा रही हो, सोने दो ना, कल जल्दी उठना और जो भी बातें करनी है हम कल कर लेंगे। वैसे भी मैंने गाने सेलेक्ट कर लिया है, इतना ही नहीं हमने डांस की प्रैक्टिस भी कर ली है, तो तू टेंशन मत ले, सो जा, मुझे भी सोने दे। अरे उठ, तो बहुत ज़रूरी बातें करनी है। वो हाँफ रही थी, डर के मारे हकला कर बोल रही थी। अरे तुझे क्या हुआ और अचानक तेरी आवाज़ को क्या हो गया? यूँ हकला क्यों रही है? इतनी देर रात गई, क्या ज़रूरी बातें करनी है? वही तेरी फालतू की बकवास तो मुझे सुननी नहीं, सच में मुझे बहुत नींद लगी है, सोने देना। अदिति ने आंखें खोलते ही उससे कहा और फिर तकिए पर सो गई। नहीं, तू पहले मेरी बात सुन। कुछ नहीं सुनूंगी, अभी तू परेशान कर रही है, कल के बाद से तेरे भाई परेशान करेंगे, तुम दोनों भाई बहन मेरी नींद हराम करने वाले हो, बोलकर वो फिर से सो गई। तब जीती ने जोर से चिमटी काट ली, वो छटपटा गई। अरे क्या हुआ, तूने चिमटी क्यों काट ली? चल उठ, निकल, भाग यहाँ से। मतलब कहाँ भागूं मैं यहाँ से? कहीं भी भाग, कहीं भी जा, लेकिन बस तू जा यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भाग जा। अरे लेकिन कहाँ से भागूं? इस कमरे से? या फिर इस कमरे से नहीं, इस घर से ही भाग जा। क्या और क्यों? इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी और क्यों भागने को बोल रही है? अरे नीव जी, अंकल आंटी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? वो घबरा कर बोली। वो कुछ नहीं सोचेंगे। क्यों, ये बाद में कभी बताऊंगी, लेकिन फिलहाल कहीं भी जा, चली जा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अरे क्या अनर्थ हो जाएगा? नीव जी, सब पति मिल रहा है मुझे, फिर कैसे मेरा जीवन बर्बाद होगा ये तो बता। अब तक उसकी आंखें अच्छे से खुल चुकी थी, मैं नहीं बता सकती। तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अंकल आंटी क्या सोचेंगे, नीव जी क्या सोचेंगे? वो सब मेरे लिए इतना सोच रहे हैं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती, ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो उनके ऊपर लोग अंगुली उठाए। सोच, यहाँ से मैं कहाँ चली जाऊंगी तो लोग कल को उनके ऊपर कितना हंसेंगे, पता है तुझे? उन्हें जो सोचना होगा बाद में सोचेंगे, तू अभी के अभी यहाँ से जा। वो नहीं जा रही थी, क्योंकि वहां जाने का कारण भी समझ नहीं पाई। तब उसने धक्का मारकर बेड पर से उतार दिया। तू यहाँ से जा रही है कि नहीं? नहीं, पहले बता, क्यों जाने को बोल रही है? देख, तू मेरे भाई के साथ शादी नहीं कर रही है, इसीलिए अगर नहीं जाएगी तो मैं तुम्हारे चाचा चाची को फोन कर दूंगी। तुम यहाँ छुपी हुई हो, फिर क्या होगा? अदिति की आंखों में आंसू बहने लगे। नीति, अचानक तुझे क्या हो गया? ये कैसी बातें कर रही है? अरे तुमने ही जिद करके मुझे यहाँ रोका, अपने माँ बाप भाई को इस शादी के लिए मनाया, और अब तू ही भगा रही है, क्यों? वो मैं तुझे अभी नहीं बता सकती, बस तू भाग जाए यहाँ से। नहीं, पहले सारी सच्चाई बताओ, क्या बात है ये बताओ, फिर मैं जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। देख, नहीं भागेगी तो मैं तुम्हारी चाची को भी फोन कर दूंगी। अदिति भौचक्का उसे देखने लगी, समझ नहीं पा रही थी अचानक क्या हो गया इसे। तब उसने मोबाइल निकालकर सीमा चाची के नंबर ऊपर कर लिया। अदिति की आंखों में आंसू बह निकले। तुम नहीं बताओगी तो मैं अभी निर्मला आंटी या नहीं तो नीव जी को पूछ कर बताती हूँ। तब निधि ने उसके आगे हाथ जोड़ लिया। देख बहन, मम्मी से मत पूछो, मम्मी से क्या, घर में किसी से भी मत पूछ, बस अपनी सलामती चाहती है तो यहाँ से भाग जा। वो बेहद घबरा गई। ये तू क्या कह रही है? जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ठीक है, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। नहीं, तू जिसे कपड़े में उसी में भाग जा, संभल कर, कोई देख लेगा। लेकिन क्या वजह है ये तो बता, तू सुनना चाहती तो सुन ले। परसों तेरी शादी होगी, पर नीरू भाई से नहीं। क्या, ये क्या कह रही है तू? आश्चर्य से उसकी आंखें बड़ी हो गई और आंसू छलक पड़े। सही कह रही हूँ, नीति से उसके आंखों पोंछते हुए बोले। तो फिर किससे होगी और किसने कहा तुझे ये सब? कैसे पता चला? वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अचानक क्या हुआ। ये मैं तुझे नहीं बता सकती, इसीलिए बोल रही हूँ तुझे भाग जाए यहाँ से जितना जल्दी हो सके, इससे पहले कि मेरी या मामी को पता चले, वो सब आ जाए, उससे पहले चली जा। वो बेहद घबरा गई। उसने नीति का हाथ पकड़ लिया। पर मैं इतनी रात के कहाँ जाऊंगी और कैसे? तू यहाँ से निकल कर स्टेशन चली जा, कोई बस या ट्रेन जरूर मिल जाएगी, उसमें बैठ जाना, जहाँ भी जाती हो चली जाना, बाद में मुझसे कांटेक्ट करना, कोई ना कोई हल हम निकालेंगे, लेकिन फिलहाल तू यहाँ से जा। वो अब भी अवाक खड़ी थी। अरे मेरी बहन, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसीलिए बोल रही हूँ तू भाग जा। अदिति कसकर नीति के गले से लग गई और दोनों सिसकने लगी। अदिति ने खुलकर बालों का जूड़ा बनाया, एक बार फिर नीति के गले मिली और चुपचाप दबे पांव कमरे से बाहर निकल गई। दोनों इतना घबरा चुकी थी, ये भी ध्यान नहीं रहा बाहर जा रही है तो कुछ पैसे दे या नहीं तो मांग ले। नीति रोते हुए उसे बाहर जाते हुए देखती रही। वो कुछ ही देर में अंधेरे सड़क पर गायब हो गई।
नीति वापस लौटी और दरवाजा बंद करने लगी। तभी निर्मला ने आवाज लगाई, अरे नीति, अभी तक जगी हो तुम दोनों? माँ आपकी आवाज सुनकर डर के मारे नीति के हाथ पैर कांपने लगे। माँ को कहीं सब पता न चल गया। तब तक निर्मला जी फिर आवाज लगाई, अरे तुम दोनों सोए कि नहीं? उसने झटपट आंसू पोंछे और जी को खड़ा करके कहा, नहीं नहीं, हाँ जा रहे हैं मम्मी सोने। ठीक है, जल्दी सो जाओ, कल बहुत रश में है, काम है, जल्दी सो जाओ। वो दरवाजा बंद कर बेड पर गिरी और तकिए से मुंह दबाकर जोर-जोर से रोने लगी। कुछ देर पहले कितना खुशी का माहौल था, कितना खुश थे दोनों। अभी ये क्या हो गया? उसके साथ बिताए हुए सारे पल, सारी बातें याद आने लगी। उसका हँसता हुआ, खिलखिलाता हुआ चेहरा आँखों के सामने चलचित्र की भांति आने लगा। वो फूट-फूट कर रोने लगी। वहीं रोती हुई अदिति आधी रात को सड़क पर तेज-तेज भागने लगी। वो भी समझ नहीं पा रही थी आखिर क्या बात हो गई अचानक नीति उसे क्यों भगा दिया? क्या वजह हो सकती है जो भागने के लिए कहा? वो भागकर कहाँ जाएगी? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दुपट्टे से बार-बार पोंछे जा रही थी। तभी उसे एक बस जाती हुई दिखी। उसने तुरंत हाथ दिखाकर बस रोकी और उसमें बैठ गई। डर और घबराहट के मारे अभी भी कलेजा धक-धक कर रहा था। तभी कंडक्टर ने पूछा, बहन जी आपको कहाँ जाना है? ये बस कहाँ जाएगी? दिल्ली जा रही है। हाँ, मुझे भी वहीं जाना है। अच्छा, तो आपने टिकट ली है? वो चुप हो गई। अरे टिकट तो ली नहीं तो अब कैसे जाएंगी? टिकट नहीं है तो कोई बात नहीं, पैसे निकालिए, मैं टिकट दे देता हूँ। लेकिन उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने ना में सिर हिलाया। क्या आपके पास पैसे नहीं है? नहीं भैया, पर मैं बस से उतर जाती हूँ, बोलकर वो अपना दुपट्टा संभालते हुए उठ खड़ी हुई। उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर कंडक्टर ने कुछ पल सोच फिर उसे उतारने से मना कर दिया। बैठ जाइए, कोई बात नहीं, पर भैया मेरे पास टिकट नहीं है। है टिकट, ये लीजिए, बोलकर कंडक्टर ने उसे टिकट थमा दिया। उसके पैसे अपने पॉकेट से दे दिए। अदिति उसे कृतज्ञ नजरों से देखने लगी। आराम से बैठिए, बोलकर कंडक्टर आगे बढ़ गया। बस फिर से स्टार्ट हो गई। अदिति ख्यालों में खो गई। अभी कुछ देर पहले कितनी खुश थी, अपने भविष्य की शादी के सपने संजो रही थी। एक अच्छा परिवार था, लेकिन सब कुछ एक पल में धराशायी हो गया। पर कहीं ना कहीं गलती मेरी है जो उन सबकी बातों में आ गई। भला मैं कैसे भूल गई कि मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरा। पर अगर नहीं रखना था, नहीं शादी करनी थी, तो झूठी दिलासा दिलाई, झूठा सहारा, झूठी तसल्ली क्यों दी? मैं तो जा रही थी, तभी तो रोक लिया। अब इस तरह भगा दे, इससे अच्छा तो तभी चली गई होती। अब कहाँ जाऊँ मैं? वो खुद को शांत कर रही थी, पर अभी भी मन बेचैन हो रहा। अचानक उसने कंडक्टर को बुलाया, कहा, भैया बस रोको, मुझे 5 मिनट जाना है। अरे बहन जी, इतनी रात में अब कहाँ जाएगी? कुछ देर रुक जाइए, बस स्टैंड आ जाएगा, वहाँ बाथरूम भी रहेगा, तो आपको वहाँ चले जाइएगा। इतनी रात के बीच रास्ते में मत उतरिए, आपके साथ कोई है भी नहीं, तो अकेले जाना सुरक्षित नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा। नहीं भैया, जरूरी है जाना। तब कंडक्टर ने ड्राइवर से बस को रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने वही बातें कही, लेकिन कंडक्टर ने कहा, भाई जरूरी है, कुछ देर के लिए रख दीजिए। तब ड्राइवर ने बस रोक दी। ठीक है, जल्दी से आइए। वो उतरी और साइड में जाकर बैठ गई, लेकिन डर और घबराहट के मारे उसे बार-बार टॉयलेट के लिए बैठना पड़ रहा था। इधर समय लगा तो बाकी पैसेंजर परेशान हो गए। तब कंडक्टर ने बाहर जाकर देखा, जब कहीं वो दिखाई नहीं दी तो कहा, बस आगे बढ़ाओ, शायद वो भाग गई। वैसे भी चेहरे से लग रहा था कि घर से भागी है, चलो अब, वरना बाकी पैसेंजर को भी देर हो जाएगी। ड्राइवर ने बस बढ़ा दिया। इधर जब अदिति ने बस को जाते हुए देखा तो वो आवाज लगाते हुए भाग आई, परंतु तब तक बस निकल चुकी थी। तब वो बस के पीछे दौड़ने लगी कि बस जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते में भी चली जाऊंगी। लेकिन बस तेजी से चल रही थी, वो उसका पीछा नहीं कर पाई। इसीलिए जिस रास्ते से बस गई थी वो रास्ता न पकड़कर दूसरा रास्ता पकड़ लिया, जो शहर न जाकर जंगल की तरफ जा रहा था। अपने कमरे में लेटा नीव को भी नींद नहीं आ रही थी। 2 दिन पहले तो दिल्ली से एग्जाम देकर लखनऊ आया, तब से अदिति से मुलाकात ही नहीं हुई है। वो मिलने की कोशिश भी की तो माँ और मामी दोनों ने मना कर दिया। अब सीधी शादी में ही मिलना, उससे पहले नहीं। तो मन थोड़ा बेचैन हो रहा था। यूँ तो शादी एक दिन बाद ही थी, लेकिन फिर भी दिल नहीं मान रहा था। एक बेचैनी सी हो रही थी। दिल की बातें हो ना हो, लेकिन एक दीदार पाने को जी आतुर हो रहा था, जिसके लिए वो 1 महीने से तरस गया था। वो सोने का भरसक प्रयास कर रहा था, लेकिन जब आकुलता ज्यादा हुई तो उठकर खिड़की पर आ गया। आषाढ़ का महीना था। आसमान में काले बादल घिर गए थे। लग रहा था बारिश होगी, तब बारिश होगी। ये देखकर नीव का मन मचल गया। वो ख्वाब में ही अदिति को देखने लगा, अपनी बाहों में भरकर उसके महकते केसों से खेलने लगा। होठों पर अनायासी एक प्यारा सा गीत आ गया, तुम्हें गीतों में डालूंगा, सावन को आने दो। और अचानक ही उसकी धीमी आवाज ऊंची। तब उसे गहरी रात का ख्याल हुआ। मुस्कुराकर उसने सर पर चपत लगाते हुए वापस बिस्तर पर लौट गया। पर नींद कहाँ आने वाली थी। फिर अपनी
भावी जीवन संगिनी के ख्यालों में डूब गया। अदिति के साथ शादी उसके साथ जीवन बिताने को लेकर रोमांचित हो रहा था। सोच कर खुश हो रहा था, खुद को लकी मान रहा था। जिससे वो प्यार किया वो पहला प्यार था, वो उससे मिलने जा रहा, हमेशा हमेशा के लिए अपना होने जा रहा है। इस बात से बेखबर उसका प्यार तो न जाने इस बरसात की गहरी रात में कहाँ अकेली भटक रही है, बिलख रही है। अपनी कल्पनाओं के घंटों में डूबते उतरने नहीं को अपने माँ बाप के लिए दिल में बेहद प्यार उमड़ रहा था। उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को समझने के, मानने के लिए नहीं। अब मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, जितनी जल्दी हो सके मुझे जॉब ढूंढनी होगी। मन ही मन सोचते हुए आंखों के सामने अदिति का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ गया। उसके कहने पर जब मम्मी-पापा मान गए तब नीति गई अदिति को रोकने के लिए, लेकिन अदिति नहीं रुक रही थी। तब निर्मला जी, दोनों पति-पत्नी ने कहा, तब जाकर अदिति रुकी। फिर नीव आया उससे मिलने के लिए। अदिति उसे दरवाजे पर देखकर उठ खड़ी हुई। तब उसने वहीं से कहा, घबराइए मत, आप यहाँ रुक जाइए। सबकी बात मानकर कुछ गलत नहीं किया। हाँ, आपके मन की बात तो पता नहीं, परंतु मैं आपको काफ़ी पहले से पसंद करता हूँ। पर यह बात मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई थी। पता नहीं नीति को कैसे पता चल गया, पर अब लग रहा है कि अच्छा ही हुआ। उसे पता नहीं होता तो शायद आज आप यहाँ नहीं होती, क्योंकि मैं तो मुँह खोलने से रहा। वो तो अगर वो नहीं रहती तो शायद मुझे एहसास भी होता कभी। अदिति सिर झुकाए चुपचाप सुन रही थी। देखिए, मैं लड़कियों की ड्रीम मैन जैसे ना टॉल, डार्क, हैंडसम हूँ, ना ही मिलेनियर बिलियनियर। आपकी पसंद नापसंद जाने बिना फिलहाल मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हो गया हूँ। बस इसलिए ताकि आप सुरक्षित रह सके, तो आप निश्चिंत रहिए। बाकी कुछ और कम भी हो सकता है, पर प्यार और इज्जत भरपूर मिलेगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई और भी बात है या इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है तो आप मुझे बता सकती है। मैं और भी तरीके ढूंढ लूँगा आपको बचाने के लिए, पर मैं आपको यूँ अकेले कहीं नहीं जाने दूँगा। तब अदिति की आँखों से आंसू छलक पड़े। जिसे पूछना चाहिए वो कभी पूछा नहीं। पसंद या नापसंद आप पूछ रहे हैं तो बता दूं, थैंक यू मुझे बचाने के लिए, मेरे साथ विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंधने के लिए तैयार होने के लिए। मुझे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। हाँ, आपके कहने से मैं बेहद खुश हूँ। आपसे अच्छा जीवन साथी शायद ही मुझे मिल पाता। ठीक है, जब आपको कोई आपत्ति नहीं, मेरी तरफ से आप पर कोई दबाव नहीं रहेगा। आप जितना समय चाहे ले सकते हैं मुझे समझने के लिए, रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। बोलकर वो अदिति के करीब आ गया तो उसका कलेजा धक से रह गया। नीव ने अपना आगे हाथ बढ़ाया, लेकिन अदिति ने अपना हाथ आगे नहीं किया। तब उसने खुद उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, ये मेरा वादा रहा। तब अदिति ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। ये सब याद आते ही वो मुस्कुराने लगा। बस कल तक ही दूर है, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। इधर नीति तकिया मुंह दबाकर अभी भी रो रही थी। मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, तुमसे अच्छी राह दिखाना, जहाँ भी उसकी रक्षा करना। कुछ देर पहले अभी दोनों सहेलियां जितना खुश थी, जो बातें कर रही थी, वो सब याद कर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पता नहीं मैं भी कैसे इतनी जल्दी बिलीव कर लिया। मेरी माँ का जो नेचर, जो स्वभाव है, वो कैसे भूल गई। ये कैसे भूल गई कि मेरी माँ तो उसे सामान्य तौर पर भी कभी पसंद नहीं की। हमेशा कहती थी वो लड़की अलच्छी है, अपने माँ बाप को खा गई, जहाँ रहेगी वंश नहीं होगा, तरक्की नहीं होगी। फिर अपने बहू के रूप में कैसे पसंद कर ली, कैसे इतनी जल्दी इस रिश्ते के लिए मान गई। मोटी बुद्धि में मैं जरा भी समझ नहीं पाई माँ की चालाकी। पता नहीं अब कल क्या हंगामा होगा जब वो घर में नहीं दिखेगी। पर अब जो भी हो वो निकल गई। भगवान करे वो जहाँ भी हो बस सुरक्षित रहे। बोलकर तकिया सर पीठ के बल लेट गई, हाथों को मोड़कर सिर के ऊपर रख लिया। आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी, लेकिन आंखों में बिल्कुल नींद नहीं। वो दिमाग को शांत कर रही थी, पर अभी भी अशांत ही था। एक बार फिर कुछ देर पहले माँ की कही बातें दिमाग में घूमने लगी। भाभी, याद रहे आपको किसी भी तरह नींव को खाने में नींद की दवाई मिलाकर उसे सुला देना। उसकी जगह उसका कपड़ा पहनकर नलिन को मंडप में बिठा दीजिएगा। बस ब्याह हो जाए, उसके बाद कौन क्या करेगा, कौन आएगा उसके बोलने लड़ने, कोई नहीं। उसका वैसे भी चाचा चाची का घर छोड़कर भागी, वो भी नाराज होंगे तो निश्चित रहना कोई कुछ नहीं बोलेगा। आसानी से अपने नलिन का घर भी बच जाए। याद करते ही नीति की आंखों में फिर एक बार आंसू बहने लगे। माँ के प्रति मन में बेहद गुस्सा भर आया। भला ऐसा कैसे कर सकती है, एक ऐसे लड़के से शादी जिसकी शादी की उम्र तो हो गई है पर दिमाग अभी भी बच्चा। वो अपना भला बुरा, पति पत्नी के रिश्ते तो दूर, लड़का लड़की में डिफरेंस तक नहीं समझ पाता। माँ कैसे उससे शादी करवा सकती है। मामी भला क्यों ऐसे बेटे की शादी करना चाह रही है। ऐसे बेटे का घर बसाकर भला क्या मिलने वाला है। पर क्या इसमें पापा और मामा भी मिले हैं, हो सकता है, तभी तो इतनी आसानी से वो मान गए। याद करते ही एक बार फिर नीति की आंखों से आंसू बह गए। तभी दरवाजे पर नोक हुआ। कौन होगा, इतनी रात गए। तभी दरवाजे पर नोक हुआ। नीति, जो इतनी रात गए कौन हो सकता है। वो एक बार जानबूझकर नहीं उठी। जब दोबारा
उसके बाद भी कई बार दरवाज़ा खटखटाया, तब वो जाकर उठी। जानबूझकर अलसाई आवाज़ में बोली, कौन है? मैं हूँ, नीव। भाई, तुम इतनी रात के क्या काम है? बोलते हुए उसने फटाफट दोनों तकियों को बाजू में लगाया, उस पर बिस्तर डालते हुए डोर खोल दिया। हाँ भाई, क्या हुआ? इतनी रात के यहाँ क्यों आए हो? तुम दोनों सो गए क्या? भाई, समय नहीं देख रहे हो? आधी रात से ज्यादा बीत चुकी है। तो सोंगे ही होंगे। अदिति भी सो गई। वो तो कब की सो चुकी। वैसे क्यों पूछ रहे हो? मिलना था आपको? नीव ने हाँ में सिर हिला दिया। भाई, सुबह मिल लेना, या फिर तो कल के बाद आपके साथ ही रहेगी। तो फिर क्यों अभी उसे परेशान कर रहे हो? बोलते हुए नीति का कलेजा धक धक हो रहा था। वो हकला रही थी, फिर भी उसने कह दिया, अच्छा ठीक है। बोलते हुए वो सर टेढ़ा अंदर झांकने लगा तो नीति ने अनायास ही कह दिया, आप जा रहे हैं या मम्मी को उठाऊं? अभी जा रहा हूँ मैं, बोल कर वो चला गया तो उसने झट से दरवाजा बंद कर लिया और जोर जोर से गहरी सांसें लेने लगी। उधर उसके चाचा चाची भी ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। अदिति जब कहीं नहीं मिली तब उसने लड़के वालों को बताया। सुनकर भी बेहद नाराज हुए। पूरा पैसा ब्याज समेत वसूल लिया। इतना ही नहीं, दोनों को खूब भला बुरा कहा और इल्जाम भी उस पर ही लगाया कि जरूर तुम दोनों ने इसे जानबूझकर भगाया। दोनों की बहुत बेइज्जती हुई। इसका गुस्सा मन में पाले वो दोनों भी वहीं बैठे थे और राह देख रहे थे। कभी न कभी कहीं न कहीं तो दिखेगी या पता चलेगा ही वो कहाँ भागी है, किसके साथ भागी है। इधर अदिति एक सुनसान सड़क पर भागी जा रही थी जिसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे शीशम के पेड़ लगे, जिसकी वजह से चांद की रोशनी के साथ स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी धीमी हो गई थी। उस पर वो बेतहाशा भागी जा रही थी, बिना ये सोच समझकर कि जिस रास्ते पर जा रही है वो रास्ता कहाँ जाता है। इस रास्ते पर चलकर वो सुरक्षित रह पाएगी या बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। भागते हुए उसके कमर तक लंबे काले घने बाल बार बार हवा में लहरा रहे थे। उसकी कुछ छोटे लटें चेहरे पर आ रही थी। उसे वो बार बार समेटकर जूड़ा बांध रही थी। वो बार बार खुलकर गिर रहा था। उफ, ये बाल बिना जी का जंजाल ही बन गया। एक तो साला जीवन में मुसीबतें कम नहीं हो रही, ऊपर से तू भी मुसीबत बन रहा है। तभी बाल एक बार फिर खुल गया। चल, आज भर तुझे जितनी मनमानी करनी है कर ले, लेकिन आज मैं बच गई तो कल सुबह सबके पहले तुझे काट फेंकूंगी। मैं कल सुबह ही नाई के पास जाकर बॉय कट करवाऊंगी, तुम्हारा काम तमाम करूंगी। लंबे बाल का शौक बचपन से रहा है मुझे, इसीलिए मैंने तुझे बढ़ाया, लेकिन अब लगता है तुझे भी बढ़ाकर मैंने मुसीबत ही मोल ले ली है। तभी उसका दुपट्टा गिर गया, जिसमें उलझकर मुंह के बल गिरते ही गिरते वो बची। वो दांत खींचते हुए दुपट्टे को फेंकने लगी। फिर मन में कुछ सोचकर उसने दुपट्टा कंधे और कमर से लपेटा और कसकर बांध लिया। फिर तेजी से भागने लगी। वो इतना बेसुध होकर भाग रही थी कि अगल बगल कहीं नहीं दिख रही थी। भगवान, पता नहीं कब तक और कहाँ तक भागना पड़ेगा। पता नहीं और कितनी मुसीबत और कितने संघर्ष, कितनी तकलीफें लिखी है मेरे जीवन में। कभी कभी तो लगता है भगवान जी जब भी मेरी किस्मत लिख रहे थे तो शायद नींद में थे, नहीं तो फिर भांग खा लिए थे। तभी तो मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही लिख दिए हैं। अरे, जब तुमने मेरे माँ बाप को बुला लिया तो साथ में मुझे भी बुला लेते। मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया? अगर छोड़ भी दिया तो थोड़ा तो सुख चैन सुकून छोड़ देते। जीवन में कोई तो सहारा रहने देते। इस 22 साल के जीवन में लगता नहीं है माँ बाप को जाने के बाद 22 दिन भी सुकून से चैन से सांस लिए होंगे। अब तुम ही बताओ, कब तक भागूं, कितना भागूं? पहले चाचा चाची की वजह से घर छोड़कर भागना पड़ा, फिर जिसने भरोसा दिया, दिलासा दिया, उसने ही भगा दिया। आखिर कब तक ये सब चलेगा? अरे कुछ नहीं तो कम से कम ये तो बता दो भगवान, आखिर मेरी गलती क्या है? क्या कसूर है मेरा? बड़बड़ाते हुए वो भागे जा रही थी। तभी एक बार फिर उसका बाल खुल गया। अब की बार चिढ़कर उसने अपने ही बालों को दोनों हाथों से जोर से खींच लिया। आज बहुत चिढ़ हो रही है तुमसे। अब तक भागते भागते वो हाँफने लगी थी। थकान के साथ साथ बेहद जोरों की प्यास लग रही थी। वो घुटने पर दोनों हाथ रखकर थोड़ा आगे की ओर झुकी और धक धक करते कलेजे और जोर जोर से चलती सांसों को नियंत्रित करने लगी। कुछ देर तक इस तरह रहने के बाद वो फिर उठकर खड़ी हुई और धूप निकलकर सूखते गले को तर किया। फिर पूरे बाल को समेटकर अच्छे से जूड़ा बनाया, दुपट्टे से पसीना पोंछा और चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसके होश उड़ गए। अरे, ये मैंने कौन सा रास्ता पकड़ लिया? ये तो शहर जाने के बजाय लगता है जंगल की तरफ जा रहा है। तभी तो मैं सोचूं इतना सुनसान कैसे? यहाँ तो इंसान के नामो निशान तक नहीं है। हे भगवान, ये रास्ता किधर जाता है? क्या मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ूं या वापस लौट जाऊं? लेकिन अब तक तो काफी आगे निकल आई हूँ। जब तक वापस इतना रास्ता तय करूंगी तब तक तो हो सकता है सुबह ही हो जाए, नहीं तो मेरे ही घर वाले मुझे पकड़ ले। ओ गॉड, अब क्या करूं? तभी वहीं बगल में कुछ दूरी पर एक पीपल के झाड़ के नीचे एक मूर्ति रखी हुई देखी। भाग कर गई और उनके
आगे हाथ जोड़ दिए। पर नाराज़गी इतनी थी कि स्वभाव में विनम्रता नहीं आई, वहाँ भी धमकी वाला अंदाज़ था। क्या भगवान तुमने मुझे दुनिया में भेज दिया किसके भरोसे? अगर ऐसा सारा नहीं भेजना था तो नहीं छोड़ना था, तो क्यों मुझे भी ज़िंदा छोड़ दिया? अपने पास बुला लेते। कहते हैं सबसे बढ़कर दुनिया में दोस्त होता है, वो भी आपने नहीं हुए। अपने घर में रखने का वादा कर वो भी घर से भगा दिया। अब तो मैं जाऊँ कहाँ? बोलते हुए घुटने के बल बैठकर भगवान की मूर्ति को गौर से देखने लगी तो देखा वो खंडित मूर्ति है। उठकर खड़ी, अरे भगवान जी, मैं भी तुमसे क्यों प्रार्थना करने लगी, मदद मांगने लगी। भला तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम तो खुद टूट कर बेघर हो चुके हो, तो तुमसे क्या मदद मांगू मैं? तुम तन और मन से टूटी हुई अबला की क्या मदद करोगे? नहीं, अबला तो नहीं हूँ मैं, लेकिन चलो तुम्हें देखकर तसल्ली मिली। टूटे हुए का कोई अपना नहीं होता, उसका बेघर होना तय है, चाहे भगवान हो या इंसान। फिर वो आसमान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा तुम मुसीबत पर मुसीबत देते जाओगे तो मैं टूट जाऊंगी, बिखर जाऊंगी? मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, तुम्हें जितना मुसीबत देना है दे दो, पर मैं हार नहीं मानूंगी। हंसकर जीवन को जीकर दिखाऊंगी। बोलते हुए एक बार फिर से आगे सड़क पर भागने लगी। अभी कुछ ही दूर गई होगी कि पीछे से एक बाइक तेजी से आते हुए दिखी, जिस पर दो लोग बैठे थे। एक के हाथ में गन जैसा कुछ था, शायद गन ही। वो बहुत डर गई, कलेजा धक धक होने लगा। उसने आसमान की तरफ देखते हुए भगवान को कहा, अरे तुम भी गजब करते हो, मैंने अभी कहा और तुमने तुरंत सुन भी लिया, तुरंत मुसीबत भेज दिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुसीबत मांगी थी ना, इसीलिए। अभी अच्छी चीज मांगी होती तो इतनी जल्दी नहीं सुनते तुम। चलो कोई नहीं, अब देखो ये कैसी मुसीबत है। बोलते हुए वो तुरंत सड़क किनारे झाड़ में छुपकर बैठ गई। डर और घबराहट के मारे वो पसीना पसीना हो चुकी थी, हाथ पैर कांप रहे थे, गला बेहद सूख रहा था जिसे वो बार बार थूक निकल कर तर कर रही थी। उसे ये आभास होने से लगा कि आज उसका बचना असंभव है, क्योंकि मन ही मन उसे यकीन हो गया था कि ये मेरे ही घर वाले होंगे। मेरे भागने की वजह से हंगामा हुआ होगा, इसीलिए वे मुझे पकड़ने आ रहे हैं। उधर तेजी से आ रही बाइक पर दो शख्स बैठे थे, वे अब बाइक से उतरकर आपस में बात कर रहे थे। हो ना हो वो इसी रास्ते से गया होगा। अरे गया होगा नहीं गया, मैंने देखा। और तो इधर कोई और दूसरा रास्ता भी कहाँ जो भागेगा, जाने दो, भागने दो, आखिर भाग कर जाएगा कहाँ, कब तक भागेगा? आज वो बचने से रहा। मुझे धोखा देने वालों का मैं क्या हश्र करता हूँ, आज उसे अच्छे से पता चल जाएगा। लेकिन सर ये रास्ता तो जंगल की तरफ जा रहा है, वो इधर कैसे जाएगा? अरे नहीं, मैंने देखा वो इधर ही भाग रहा था, दूर से लगा मुझे। चलो बैठो, आगे जाकर देखते हो। और तो दोनों बाइक पर बैठकर आगे बढ़ गए। उधर झाड़ी में छुपी अदिति ने जब देखा कि बाइक तेजी से आगे उसी तरफ जा रही है, तो वो डरकर अंदर झाड़ी में बैठ गई। रात का समय था, एकदम शांत वातावरण, तो हल्की सी खड़बड़ाहट भी साफ साफ सुनाई दी। तो बाइक पर बैठे शख्स ने आवाज की तरफ नजर उठाकर देखा तो वहीं किसी को बैठे उसने देख लिया। उसने अपने कमर से गन निकाला, वहीं से पॉइंट कर गोली चला दी। झाड़ी में छुपी अदिति नीचे खाई में गिर गई और ये देखकर उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई और अट्टहास से बोला, खल्लास लो, हो गया खेल खत्म। मैंने कहा था ना उधर ही भागा होगा, देखा यहाँ चुप कर बैठा था। लेकिन सर वो तो बाइक पर था। अरे वो जिस पर भी था, मुझे ये जानने में इंटरेस्ट नहीं, पर हाँ, अब वो कल अर्थी पर जरूर जाएगा। नहीं सर, मेरा मतलब है किसी और को तो नहीं गोली लग गई? तुम भी क्या बात करते हो? पता नहीं सर, पर मुझे अजीब सी फीलिंग लग रहा है, किसी मासूम की जान तो हमने नहीं ले ली। अरे इतने घने जंगल में कोई भला क्यों आएगा, वो भी इतनी रात गई। चलो तुम ज्यादा मत सोचो, बाइक पर बैठो और घुमाओ। वो दोनों एक बार फिर बाइक पर बैठकर वहीं से वापस हो गए। अगली सुबह मीडिया में यही सनसनी थी, ब्रेकिंग न्यूज थी कि जंगल की खाई में एक लड़की की लाश मिली है। कल रात किसी ने उसे गोली मार दी, पता नहीं कौन है इसके पीछे, उस लड़की ने किसकी क्या दुश्मनी थी। इधर मंजू निवास में सुबह सुबह हंगामा मचा हुआ था, अदिति मिल नहीं रही थी, पता नहीं अचानक कब गायब हो गई घर से। काफी देर तक सबको लगा शायद इधर उधर कहीं होगी, लेकिन जब कहीं नहीं मिली, नहीं लौटी, तो सबको यकीन हो गया कि वो शायद शादी से खुश नहीं थी, इसीलिए भाग गई। घर वाले, रिश्तेदारों के साथ आसपास के लोग भी जमा हो गए, तरह तरह की बातें कर रहे थे। आखिर लड़की आधी रात को कहाँ चली गई, किसके साथ चली गई? निर्मला जी भी उदास हो रही थी, पर ये एक्टिंग मात्र था, वास्तव में तो वो मन ही मन खुश हो रही थी कि अच्छा हुआ चली गई, उसे छुटकारा मिला। मुझे जान न पहचान और मैं तेरा मेहमान जबरदस्ती पल्ले पड़ रही थी, गले का फांस बनने जा रही थी। कहाँ वो, कहाँ मेरा बेटा? कोई मेल था? मेरा बेटा पढ़ रहा, अभी सरकारी नौकरी लग गई तो एक नंबर लड़की के बारे में साथ मोटा दहेज भी मिलेगा, तो फिर मैं क्यों इस अनाथ को अपनी बहू बनाऊं?
खुश तो रमेश बाबू थे, पर उन्हें आश्चर्य इस बात का था कि आखिर इतनी देर रात गई लड़की कहाँ भाग गई। नीरमला जी की भाभी मंजू एक बार फिर उदास हो गई। अपने बेटे की शादी और घर में बहू लाने का सपना एक बार फिर जो टूट गया था। वो नीति सब ज्ञान दे रही थी, वहीं नीति सब जान रही थी, फिर भी रो रही थी क्योंकि कल रात ही सबके मन बेहद घबरा रहा था। सुबह से अजीब सी बेचैनी और न चाहते हुए भी उनमें बार बार बुरे ख्याल आ रहे थे कि कहीं किसी मुसीबत में न पड़ गई। इसी आशंका के चलते उसे रोना आ रहा था। वहीं नीव बेहद गुस्से में था। उसे लग रहा था अदिति जानबूझकर भाग गई है इस शादी से। अगर उसे मैं नहीं पसंद था तो मुझसे शादी नहीं करनी थी। क्यों वो इस रिश्ते के लिए तैयार हुई। उसे बचाने के लिए मैंने सबकी नाराजगी झेली, पापा से थप्पड़ खाए, मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई, फिर भी उसे मेरी भावनाओं की कदर नहीं हुई और सब कुछ छोड़-छाड़ कर भाग गई, वो भी शादी के इतने करीब आकर। मैंने कहा भी तो था कि आप शादी के लिए तैयार नहीं तो मैं किसी दूसरे तरीके से आपको बचा लूँगा, पर आपको कहीं जाने नहीं दूँगा। फिर भी यकीन नहीं हुआ उसे इस तरह भाग गई शादी से बस एक दिन पहले। अब समाज में मेरी और मेरे माता-पिता की क्या इज़्ज़त रह जाएगी, और अगर उसके चाचा-चाची को पता चला तब भी वे हमें कितना भला-बुरा कहेंगे। याद आते ही मन में गुस्से से भर गया। गुस्से में अपने ही सिर को पकड़ते हुए कहा, जाओ तुम मुझे छोड़कर भले ही भागी हो, लेकिन लगता नहीं मुझे कि तुम भी चैन से रह पाओगी, खुशियाँ नसीब होगी। तभी उसे याद आया, रात को जब मैं नीचे आया था तब वो कमरे में सो रही थी। फिर कब भाग गई, कहीं उसे भागने में नीति का हाथ तो नहीं। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी। उसे शादी के लिए सबसे पहले उसी ने मुझे कहा था, फिर वो क्यों भगाएगी। चलो जो भी है, अभी जाकर पता करता हूँ उसे सच्चाई क्या है, अभी पता चल जाएगी। कहीं उसे भगवान नीति का तो उसी ने नहीं किया, लेकिन वो क्यों है। चलो जो भी है, बोलकर तुरंत नीति के पास आया। वहाँ नीति घुटने में मुँह दबाए खूब रो रही थी। उसका रोना देखकर नीव को फिर लगा, नहीं उसने नहीं भगाया होगा, उसकी बेस्ट फ्रेंड है, भला वो ऐसा क्यों करेगी। फिर भी उसने डपट कर कहा, अब ये क्या तू नौटंकी लगा कर रखी है, क्यों रो रही है। भाई की आवाज़ सुनकर नीति ने नजर उठाकर देखा, नीव बेहद गुस्से में था। वहीं उसकी भी दोनों आंखें लाल होकर सूज चुकी थी, गला रुंध चुका, लगातार हिचकियां ले रही थी। अब तू रोने धोने का नाटक और दिखावा क्यों करे, भगाया तो तुम ही ने ना, फिर क्यों नौटंकी किसको दिखा रही है। रो रही नीति का अचानक रोना बंद हो गया, जी सन्न रह गया और चौंकते हुए भाई की तरफ देखने लगी। क्या ऐसे क्या देख रही है, तुम्ही ने तो उसे भगाया है ना। भाई ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, किस बेस पर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। भला मैं क्यों भगाऊंगी, अगर भगाना रहता तो क्या 1 महीना पहले नहीं भगा दिया होता। आपको इतना फोर्स करती, कन्विंस करती, मम्मी पापा से इतनी डांट खाती। नहीं भाई मैंने नहीं भगाया उसे, वो बातों पर जोर देते हुए बोली। नीव को भरोसा और फिर भी उसने कहा, कल रात जब मैं आया तब वो सो रही थी, अचानक कहाँ चली गई। भाई मुझे नहीं पता, पर कहीं ऐसा तो नहीं किसी और ने उसे भगा दिया। कोई होगा जो नहीं चाहता कि आपके साथ उसकी शादी हो। कौन होगा भला ऐसा। मम्मी पापा तैयार थे तो किसी तीसरे को क्या प्रॉब्लम होगी। इधर बेटे को जब नीति के कमरे में आते देखा तो निर्मला जी भी तुरंत पीछे आई और दरवाजे के पीछे खड़ी होकर दोनों की बातें सुन रही थी। अभी अभी बेटे की बात सुनकर तुरंत कमरे में आई, बीच बचाव करने लगी। अरे बेटा तुम उसे क्यों डांट रहे हो, वो क्यों भगाएगी। उसे भगाना होता तो क्या वो हम इतना जिद करती, गुहार लगा। तुम्हें पता है सबसे पहले इसी ने हमें कहा कि तुम्हें उसे पसंद करते हो, इसी ने पहले हम बनाया फिर तुम्हें, फिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। मुझे तो लगता है वो लड़की खुद ही भाग गई। मिल गया होगा कोई तुमसे अच्छा। उसकी चाल ढाल रंग रूप देखकर मुझे पहले से ही शक हो रहा था, पहले ही लग रहा था वो किसी एक के साथ टिकने वाली लड़की नहीं है। लेकिन जब अपने बच्चे ना समझो तो बात सुननी पड़ती है, माननी पड़ती है। अरे उसके चाचा चाची चलो मान लिया, एक बार झूठ बोले, इल्जाम लगा रहे, लेकिन आसपास की औरतें उसके बारे में बोल रही थी। जब लड़के वाले देखने आए थे तब किस तरह बदतमीजी कर रही थी, अपने चाचा चाची के साथ कैसी बातें कर रही थी। बहुत बदतमीज है। तो भला 4 लोग जो बोलेंगे क्या गलत बोलेंगे। फिर भी हमने उसे अपने घर में आश्रय दिया, अपने घर की बहू बनाना चाहा, लेकिन देखो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दिया। तब नीव कुछ नहीं बोला, लेकिन गुस्से से चेहरा कस गया। शक तो कहीं न कहीं निर्मला जी को भी हो रहा था, शायद अदिति को भगाने में नीति का हाथ हो, क्योंकि आधी रात को दरवाजा खुलने की आवाज़ निर्मला जी को पता चली थी। उसने आवाज़ भी लगाई थी। शायद ये भी हो सकता है कि उससे पहले उसने मेरी और भाभी की बातें सुनी और इसीलिए भगा दिया, वरना सच्चाई तो यही है कि वो लड़की बहुत गुणी, संस्कारी और प्यार है, कोई लाग लपेट नहीं है। फिर भी अपना बचा हुआ अदिति को दोषी ठहराने के लिए झूठ बोल रही थी और जानबूझकर बेटी का बीच बचाव कर ताकि उसकी सच्चाई बोल ना दे। फिर तो सबकी नज़र गिरने के साथ कहीं बेटा फिर से उस लड़की को ढूंढकर वापस न ले आए, इसीलिए
माँ आप नहीं जानती, पर मुझे लग रहा है कहीं न कहीं यही भगा दिया होगा, क्योंकि जब आधी रात को आया था अदिति से मिलने, तब ये दोनों सो रही थी। उसने कहा भी था वो सो रही, मुझे अंदर नहीं आने दिया। कहा तो धमकी दी कि मम्मी को जगा दूँगी। अरे मुझे भी पता चला आधी रात को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, तब मैंने आवाज़ भी लगाई, तुम लोग अब तक सोए? तो इसी ने बोला सो रहे हैं। फिर मुझे लगा शायद बातचीत करे, इसीलिए देर रात तक जगी है। ये सुनते ही नीव का माथा एक मिनट, इसका मतलब जब मैं आया तब तक वो भाग चुकी थी, यहाँ से निकल चुकी थी। इसीलिए इसने मुझे कमरे में नहीं आने दिया, यहाँ तक कि झाँकने भी नहीं दिया। अब बोल, जब वो सो गई थी तब तुम क्यों जगी थी, और जब मैंने नॉक किया तो उसकी आँखें क्यों नहीं खिली? अरे वो भले ही मुझसे मिलने के लिए बाहर नहीं निकलती, लेकिन उसकी थोड़ी-थोड़ी आवाज़ तो ज़रूर सुनाई देती मुझे। भाई तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, पर माँ से पूछो ना। जब मैंने दरवाज़ा बंद किया माँ ने आवाज़ दी, तब तक तो तुम सो गए थे ना। मैं वहीं दरवाज़ा बंद कर रही थी, शायद मम्मी वही बोल रही है। निर्मला जी ने घूरकर अपनी बेटी को देखा, फिर नीव की तरफ देखते हुए कहा, अरे बेटा जाने दो, समझो कि लड़की तुम्हारे लिए, अपने परिवार के लिए थी ही नहीं। उसकी किस्मत फूटी जो इतना अच्छा लड़का घर परिवार छोड़कर भाग गया। अरे शादी के इतना करीब आकर अपना असली रंग दिखा। तुम्हारी और हमारे इज्जत की परवाह, सोचो शादी हो जाती फिर कुछ ऐसी वैसी हरकत करती तो फिर क्या करती? तुम्हारी हमारी जिंदगी की जो होती वो होती, तुम्हारी बहन का भी जीवन खराब हो जाता। ऐसे लोगों को हम अच्छी चीज़ हज़म नहीं होती बेटा। तुम मुझसे लड़ झगड़ कर जिद कर हम सबसे अपनी बात मनवाई, उससे शादी के लिए तैयार हुआ, और वो देखो हम सबकी इज्जत को ताक पर रखकर चली गई। छोड़ो, ऐसी लड़की के लिए दुखी होना छोड़ दो। फिर कमरे से बाहर निकली। सारे घर वालों में मनुष्य का अब कोई रस्मी विवाह कुछ नहीं होगा, आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। तभी उस रिश्तेदार में से एक में, हमारे जवान लड़का शादी होते होते रह गई, परिवार की भी बदनामी होगी, तो क्यों ना दूसरी लड़की से इसी मुहूर्त पर उसकी शादी कर दे। लेकिन इतनी जल्दी दूसरी लड़की कौन तैयार हुई होगी? किसी और मेहमान है, हमारी एक पोती है, उसी से कर दो। नहीं, मुझे कोई शादी-वादी नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ आज ही कानपुर। नीव ने कहा तो सब चुप हो गए। सब अपना-अपना बैग उठाकर अपने-अपने घर को विदा होने। सभी के सभी मेहमान वापस। लोग उस लड़की को भला-बुरा कह रहे थे। इधर मीडिया में हर तरफ यही ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि जंगल में खाई से एक लड़की की लाश मिली। देर रात शायद किसी ने उसे गोली मार दी। लड़की कौन है, कहाँ से आई, वह जंगल में इतनी रात गए क्यों आई थी? वह खुद आई या किसी कोई और लेकर आया? क्या उसके साथ फिजिकल असॉल्ट भी तो नहीं हुआ? अब तक ये सब रिपोर्ट आना बाकी है। सुबह-सुबह हॉल में दादाजी के साथ चाय पी रहा अर्नव ने भी न्यूज़ देखा, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक दादाजी ने कहा, चलो बंद करो टीवी, ये न्यूज़ ये सब देखकर तो दिमाग खराब हो जाता था। पता नहीं कब तक ये सब रुकेगा, कब हमारे देश की बहू बेटियां सुरक्षित होगी? किसने ऐसा किया होगा? उस मासूम बच्ची पर क्या बीती होगी, और अब उसके परिवार वालों के ऊपर। वो टीवी बंद करने लगा, लेकिन तभी वहीं सोफे पर बैठा उसका आदमी बीमा भी देख रहा था, और जंगल और लोकेशन का नाम सुनते ही वो चौंकते हुए उठ खड़ा हुआ। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।